साइंस का विद्युत वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। अभी देखिए ये विद्युत का दूसरा दिन कह लीजिए या लास्ट दिन है। आप लोगों से एक बात बोलेंगे, आप लोगों में से तमाम लोग ऐसे हैं ना कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके हमको पागल बना देंगे। आप लोग बहुत ज्यादा, मतलब हम भी इंसान हैं, समझ रहे मेरी बात को। आपको हम कह दिए कि देखिए पुलिस विभाग से लगभग जितनी जानकारियां हैं यूट्यूब पर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में पुलिस भर्ती 2022 का एक फोल्डर है, उसमें जानकारियां रखी गई हैं। बाकी जो भी जानकारियां रहेंगी उसी में हम समय समय से देते रहेंगे। आप वहां पे खोज नहीं रहे हैं। 100-150 लोग दिन भर में मतलब मैसेज, या हम पागल बना देंगे आप लोगों को। ड्यूटी करना पढ़ाना सब कुछ है ना, समझना चाहिए आप लोग को। वहां पर ग्रुप में ये जो आपका प्लेलिस्ट है वहां पर आप जाएंगे तो पुलिस से रिलेटेड जितनी जानकारियां हैं लगभग दे दिए हैं हम। और जो भी बची रहेंगी मेडिकल से लेकर तमाम चीजें समय समय पर हर जानकारी आपको देते रहेंगे। समझ रहे मेरी बात को। ये हम लोग विद्युत वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आइए पहले इसको। और ये जानते हैं कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो लोग नोट्स के लिए परेशान कर दिए हैं, जबकि हम कितनी बार बोले कि नोट्स आप अपनी खुद की बनाइए, मेरे भरोसे मत रहिए। क्योंकि हमको दोनों चीज करना है। सबसे मेरा मेन फंडा है कि आपको हम बढ़िया से पढ़ाएं, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएं, ताकि आपके जो दिमागी भार है ना वो कम हो जाए, आप सिलेक्शन के करीब पहुंचे। मेन हमारे लिए ये मायने रखता है, समझ रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आज हम लोग जो है ना सेल है, बैटरी, जनरेटर, यह सब पढ़ेंगे। जैसे कि सबको पता है कि रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर हो चाहे हेड ऑपरेटर, जो भी है रेडियो विभाग की वैकेंसी है। तो सेल है, उसके बाद आपकी क्या है, मोटर वोटर हो गया, जनरेटर है, फिर बैटरी आएगी, बैटरी भी कहीं होगी। तो आज हम लोगों को इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। सेल, जनरेटर, बैटरी, मोटर, जो तमाम चीजें जो विद्युत के उपकरण हैं, समझ रहे हैं। यहां से अगर साइंस में मान के चलिए कि 15 प्रश्न आते हैं, ऐसा मान लीजिए कि साइंस में कम से कम 15 यदि मान लीजिए आते हैं, तो इस चैप्टर से 2-3 प्रश्न आना कंफर्म है। किस चैप्टर से? विद्युत वाले से। विद्युत से, तरंग से, प्रकाश से, ये जो कुछ चैप्टर हैं, उष्मागतिकी हो गई, इन सब अध्यायों से प्रश्न अच्छे खासे आएंगे। समझ रहे मेरी बात को। आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं। सेल देखिए होती क्या है, सेल का मतलब क्या है। पहली बात तो आपको पता होगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये आप लगभग वन लाइनर जब से पढ़ रहे होंगे तब से आपको पता होगा कि यह रासायनिक क्रिया करती है, और रासायनिक क्रिया करके जब अपने पास एनर्जी इकट्ठा कर लेती है तो ट्यूबलाइट हम जला दिए, लाइट जला दिए, 0 वाट वाला बल्ब जला दिए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। भाई निप्पो वाली बैटरी है, घड़ी टिक टक करने लगेगी, अगर उसमें रासायनिक ऊर्जा भरपूर भरी हुई है तो वह तभी ना विद्युत का काम करेगी। मतलब कोई भी सेल है विद्युत से रिलेटेड, चाहे आप किसी को भी ले लीजिए। और एक चीज आप जान लीजिए, जो सेल है ना ये जनरली 2 प्रकार की होती है। एक ऐसी सेल होती है जिसे आप एक ही बार चार्ज कर सकते हैं, और एक दूसरी सेल होती है जिसको आप बार बार चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो चीजें है ना, इनको आप हमेशा दैनिक जीवन में हमेशा इनका उपयोग करते हैं। तो यहां पर हम क्या काम किए हैं कि उस चीज को रोक दिए हैं। अब आपको खुद से खोजना है कि ऐसी कौन कौन सी सेल है जिसको हम एक ही बार चार्ज कर सकते हैं, ऐसी कौन सी सेल है जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल चला रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, घड़ी पहन रहे हैं, घड़ी में देख रहे हैं, बहुत चीजें हैं। समझ रहे मेरी बात को। लाइट है, बल्ब जला रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो कि एक ही बार, अगर बल्ब जैसे एक क्षमता होती है कि जितने दिन जल रहा है, जब उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी दोबारा बल्ब नहीं जला सकते। पहले हम लोग जानते हैं क्या करते थे, निप्पो वाली जो सेल आती थी, आप लोग याद करिएगा, जब निप्पो वाली सेल आती थी तो बड़ी वाली, तो उसको लेकर के हम लोग ना बना करके गोबर ओबर में रख देते थे। जो गाय भैंस से गोबर रहते थे उसमें रख देते थे, सबको जोड़ करके, और 0 वाट वाला सफेद का वाला बल्ब जलाते थे। तो वो मतलब जब गोबर में रखते थे ना तो रासायनिक क्रिया से वो चार्ज हो जाती थी, धूप लगती थी तो वो चार्ज हो जाती थी, और नमक उमक डाल देते थे, तो कुछ दिनों तक वो चलती रहती थी। समझ रहे मेरी बात को। जबकि उसकी क्षमता खत्म हो चुकी थी, वह एक ही बार चलने का उसका है, मगर जबरदस्ती हम लोग करते थे कि नहीं हाँ कुछ चले कुछ चले। जबकि जब व्यक्ति बुजुर्ग हो गया तो वो जवान नहीं हो सकता, तब वो 0 वाट तक अपनी क्षमता थाम लेती थी। समझ रहे हैं। तो सेल आपकी 2 प्रकार की होती है, पहला है प्राइमरी और दूसरा क्या है, सेकेंडरी। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। देखिए प्राथमिक है
ये आपकी बेसिक सी है, बेसिक सी सेल है। नॉर्मल तरीके से आप ये सोचिए कि एक जो है लोअर सेल है और दूसरी तनी उसका ब्रांडेड बढ़िया जैसे होता है ना, वन प्लस आ गया, वन प्लस प्रो हो गया, वन प्लस 9 प्रो मोबाइल वाला मॉडल आप देखे हैं, कौन मोबाइल का मॉडल रहता है तो पहले आ जाएगा कि वन प्लस 9 प्रो हो गया, MI7 प्रो हो गया, तो वही उसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया जाता है। ये जो प्राथमिक सेल है आप इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते और द्वितीयक सेल को दोबारा चार्ज कर सकते हैं। प्रश्न देखिए, जो विकल्प है, अगर आप इन सब चीजों को समझे हुए हैं, आप प्राथमिक सेल के बारे में हर जानकारी रखते हैं कि प्राथमिक सेल जो है दोबारा चार्ज नहीं की जा सकती। जब आप उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ, उसका वैद्युत वाहक बल EMF, इसका जो है वैद्युत वाहक बल EMF सेकेंडरी वाले से हमेशा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं है। भाई क्षमता किसके पास बढ़िया है, जो बार बार लोज थामे। दंगल होता है, मान लीजिए आपके गांव घर में दंगल हो रहा है, तो जो बार बार कोई पहलवान को पटकेगा वो न सिर हुआ, जो एक बार पटका उसके बाद थक गया, उसका कोई मतलब है। तो ये एक बार में पटका गया, इसलिए इसका बल जो है विद्युत वाहक बल EMF है कम है। ये जो है ये दमदार है, इसको आप बार बार चार्ज करिए, बार बार इससे लड़ाई करिए, मारपीट करिए, इससे जबकि ये हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेगा, आपको प्रकाश, बिजली, ऊर्जा जो भी है ये बार बार देगी। कौन सी सेल, द्वितीयक सेल। तो इसमें एक चीज और क्या है, रासायनिक क्रिया जो है देखिए, एक में है दोनों तरफ चलती है अनुत्क्रमणीय, इसमें तो एक ही तरफ है और दूसरी तरफ क्या है, दोनों तरफ चलती है उत्क्रमणीय। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक है अनुत्क्रमणीय मतलब कि सिर्फ एक ही तरफ चलेगी, और दूसरा जो है उत्क्रमणीय जो कि दोनों तरफ। याद करिए ऐसे बनता था, कुछ चीजें याद रही हैं, ऐसे आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, एक उत्क्रमणीय होता था, एक खाली बस ऐसे जाता था, एक सिर्फ एक तरफ जाता था और दूसरे में क्या उधर जाता था तो उधर से आता भी था। याद आ रहा है, तो यही चीज है जो आपकी अनुत्क्रमणीय क्रिया है। अब विकल्प अगर पूछ दिया निम्नलिखित में से किसमें उत्क्रमणीय क्रिया होती है, मान लीजिए पेपर में विकल्प आ गया किसमें उत्क्रमणीय क्रिया होती है। उत्क्रमणीय का मतलब आना जाना आना जाना, और किसमें अनुत्क्रमणीय होती है, समझ रहे हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बखूबी, जब आप पहले से जानते रहेंगे तब तो जाकर के इसको करेंगे कि नहीं। जो एक बार चार्ज हुई है, ऐसा जो सेल रही है जो एक ही बार चार्ज हुई है तो वो अनुत्क्रमणीय है, और जो बार बार चार्ज हो रही है वो क्या है, उत्क्रमणीय है, समझ रहे हैं। और इंग्लिश वाले जो लोग हैं, देखिए हम भूल गए, आप लोग इसको देख लीजिएगा इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है, इसलिए आपको संकेत हम बता दिए हैं, संकेत से आप लोग जहां तक है समझ गए होंगे। फिर देखिए बात आता है कि इनके प्रकार कौन कौन से हैं। इन सेलों के जो प्रकार हैं कौन कौन से, जैसे कुछ सेलें हैं ना जो हमारे दैनिक जीवन में प्राथमिक सेलें, ये सब क्या है आपकी प्राथमिक सेलें हैं। तो विकल्प जब भी बनेगा दे दिया निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक सेल है। समझ रहे मेरी बात को। बाई चांस पेपर में प्रश्न तो यहीं से बनेंगे, 100% प्रश्न यहीं से बनेंगे, क्योंकि 100 में से जो 90% बढ़िया बढ़िया टॉपिक है ना वो तो हम नोट्स में ही ले लेते हैं, ताकि आपको जो है नोट्स अगर आप तुरंत क्लास देख करके लिखे हैं और उसको एक बार याद कर लिए तो वो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा कई बार एकदम मन से मेहनत से पढ़ना चाहिए। आप हमारे सहारे मत रहिए कि नोट्स दे दीजिए, हाई कर दीजिए, हाउ कर दीजिए। कुछ लोग तो मैसेज का कर रहे हैं कि हम चैनल बनाए हैं, हमारा चैनल मोनेटाइज करा दीजिए, ये करिए वो करिए। आप लोग पढ़ेंगे नहीं, जैसे नौकरी आप लोग को नहीं चाहिए। क्या चाहते हैं, मतलब पूरी लाइफ आप लोग अपने समाज में वैसे ही जैसे सब घूमते रहते हैं वैसे ही घूमते रहें। कुछ तो सोचे होंगे कि नहीं हमको अपने गांव में अगल बगल जो 25 तो संगी दोस्त हैं, उन सभी संगी दोस्त में दोस्त भी इज्जत उसी की करते हैं जिसके पास नौकरी होती है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपके 50 तो दोस्त है ना तो उनमें से भी आपको पहले तो खूब कबे उबे मतलब बहुत बुलाएंगे, मतलब उल्टा सीधा का भाषा का प्रयोग करेंगे। कई टाइप की दोस्ती होती है, एक सभ्य भाषाओं वाली दोस्ती होती है, एक दर हरामखोरी वाली दोस्ती होती है। तो जब आप नौकरी पर जाएंगे ना, नौकरी पा जाएंगे तो वो जो हरामखोरी वाली दोस्ती रहती है ना वो अभी सम्मान में बदल जाती है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी दोस्ती अलग हो गई, तब इज्जत भी बढ़ जाती है, कदर भी बढ़ जाती है, प्यार स्नेह सब बढ़ जाता है। नौकरी अलग चीज है, आप उसकी तरफ भागिए, मेहनत करिए। अब ये जो आपकी प्राथमिक सेल है
इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक सेलें कौन कौन से, इनको याद कैसे करेंगे। मेन प्रॉब्लम आती है कि इनको याद करना। इनको आप देखेंगे ना तो ये किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम से स्टार्ट हो रही है। ये वोल्टा है, अलेक्जेंडर वोल्टा थे, उनके नाम पर ये वोल्टेइक सेल है। फिर आपके डेनियल है, लेक्लांसे है। तो प्राथमिक सेलें जो है जनरली क्या है कि वैज्ञानिकों के नाम पर है। और शुष्क सेल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये कई बार मतलब कि एग्जाम में शुष्क सेल पूछी जा चुकी है। एक बार पेपर में मतलब कि ऐसा लीजिए कि एक बार चार्ज कर लिया आप उसको तो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो शुष्क सेल है, पहले से उसमें रासायनिक क्रिया बार बार आप नहीं करा सकते। और नॉर्मली ये आपकी मरकरी है, सिल्वर ऑक्साइड है। दो सेलें ये हो गई। आप सेलों के एग्जाम्पल में जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, उनको बखूबी अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं द्वितीयक सेल की। इसमें देखेंगे आपको नमूना में दिखाई देगा, यहां पर एसिड है, अम्ल है। और जानते हैं आप जहां एसिड जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरियों में रहता है, इन्वर्टर की बैटरी रहती है, तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया तो बार बार उसको चार्ज किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो पहली बात कि एसिड है, जहां पर एसिड होगा उसे आप बार बार मतलब रासायनिक क्रिया करा के चार्ज कर सकते हैं। अब प्लस आपका क्या है, ये निकल दोनों में है। एक निकल सेल है और दूसरा जो है निकल कैडमियम है। समझ रहे मेरी बात को। आपकी लेड एसिड सेल हो गई, चूंकि एसिड है, मैक्सिमम क्षमता इसकी कितनी है, 2 वोल्टेज है। एसिड के हिसाब से आप पकड़ लेंगे तुरंत। इन सब चीजों को आप पढ़ चुके हैं, बस इस अंतर क्या है कि आप बहुत लंबे समय मतलब ज्यादा समय गैप हो गया होगा आपको पढ़े हुए। अगर मान लीजिए पॉलिटेक्निक या बीएससी किए होंगे या बीटेक किए होंगे तो पास में होंगे, बाकी नहीं तो हो सकता है आपको पढ़े लंबे समय हो गए हो। समझ रहे हैं। तो ये आपकी निकल सेल है, निकल कैडमियम है, और फिर है लेड एसिड। 3 एग्जाम्पल आपके जो हैं द्वितीयक सेल के हैं। प्राथमिक और द्वितीयक में आप जहां तक है जितने भी प्रश्न बन सकते थे, भाई उसका ईएमएफ कम था तो इसका ईएमएफ क्या है, ज्यादा है। और वैसे भी आपको दिख रहा है इसका ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट है। ईएमएफ इसका 2 वोल्ट है, जबकि इसका कितना है, 1.5 है या 1.08 है। 2 ठो का 1.5 से भी कम है। 2 ठो का आप देखेंगे तो 1.5 से भी कम है, और 2 ठो लगभग कितना है, 1.5 के आसपास है। शुष्क सेल का कई बार एग्जाम में मतलब हाई स्कूल इंटर में जब हम लोग रहते थे तो ये सब चीजें पूछी जाती थी। समझ रहे हैं। फिर देखिए हम बैटरी की बात करते हैं। अब बारी आती है बैटरी की। तो अभी आपको बता रहे हैं ना कि कई सेल को जब आप मिला देंगे आपस में, कई सेल को प्लेट दर प्लेट जोड़ देंगे, तब जाकर के क्या बनेगी, बैटरी बनेगी। इन्वर्टर वाली बैटरी आप लोग देखे होंगे ना, तो उसमें कुल कई तो प्लेट लगी रहती है। ध्यान से देखिएगा, इन्वर्टर वाले में ऐसे प्लेट लगी रहती है, कई खंड में लगी रहती है। अगर आप लोग अंदर का खुला हुआ इन्वर्टर देखे होंगे, इन्वर्टर वाली जो बैटरी है तो जानते होंगे। या पहले आती थी जब हम लोग जब बिजली का व्यवस्था नहीं था तो हम लोग वो वाली बैटरी लाते थे सादा टीवी देखने के लिए। शनिवार को और संडे को मूवी आती थी, जब पिक्चर उच्चर आता था, रामायण महाभारत आता था, मंगलवार शुक्रवार को शक्तिमान का संडे को आता था। तो उस समय आप लोग याद करिए कि आप लोग बैटरी जो लेकर आते थे दुकान पर, जब जाते थे तो वो बैटरिया में कई प्लेट लगी रहती थी, मतलब कई सेलें आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तब है ना 30 रुपया 50 रुपया दे के बार बार हम लोग चार्ज करवा करके लाते थे, पिक्चर देखते थे, फिर डाउन हो जाती थी, फिर जाते थे, फिर चार्ज करा के लाते थे, और उसमें अम्ल उम्ल भरा रहता था। ये आप लोग जानते होंगे। समझ रहे हैं। मेन कहने का मतलब हमारा यह है कि कई सेलों को मिलाने से ही बैटरी बनती है। बैटरी में जो सेलों का संयोजन है ना, 2 प्रकार से होता है। बैटरी में सेलों को 2 तरीके से जोड़ा जाता है। देखिए कैसे, आप लोग जानते होंगे कैसे जोड़ेंगे। अरे भाई एक तो सीरीज है, एक तो पैरेलल है। श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम। समझ रहे हैं। अब देखिए श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे, जैसे कि हम लोग जो सादा टीवी के लिए बैटरी लाते थे तो ऐसे प्लेट लगी रहती थी। प्लस हो गया, उसके बाद क्या है आपका, ये माइनस है, फिर आपका जो है ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। समझ रहे हैं। तो इसमें जो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके जुड़ा रहता है। ये आपका कौन सा क्रम है, आप कहेंगे श्रेणी क्रम है। मेन आपको जो है ना सेल, बैटरी, इन्वर्टर, जनरेटर, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी हर जानकारी होनी चाहिए, उसके वोल्टेज ईएमएफ याद होने चाहिए, और उसके अधिक से अधिक एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अगर आप इतना कर ले गए तो प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम से में बाहर से नहीं आएंगे। फिजिक्स बहुत ही सीमित है, इतना सीमित है कि आप अगर बढ़िया से 1-2 राइटर का पब्लिकेशन का फिजिक्स सिर्फ
काट छाट करके अलग से पढ़ लेना, आप 100% 20/20 स्कोर करेंगे, 100% करेंगे। एक व्हीटस्टोन सेतु आप लोग पढ़े होंगे, जो आता है उसमें विद्युत वाले में, जैसे रहता है ना कि ऐसे ले गए आप, यहां पर प्रतिरोध जोड़ देते हैं, फिर इधर से आप बीच में ले गए तो ये प्रतिरोध एक जुड़ जाता है, फिर ऐसे आप लाए, ये है। तो ये आपका है सेलों का समांतर क्रम का संयोजन। बस ये जानते हैं अंतर क्या आ जाता है, प्रतिरोध की बजाय प्लस माइनस हो जाता है, प्रतिरोध की बजाय क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। आप इन सब चीजों को जानते हैं, बस समझते हुए पढ़ेंगे ना तो जान लीजिए कि एक एक चीज क्लियर आपको मिलेगी। ये आपका प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका बैटरी। और ये जब प्रतिरोध जुड़ते तो वो प्रतिरोधों का संयोजन हो जाता, R1 R2 R3 वाला जो चलता है, समझ रहे हैं। हमारी बैटरी हो गई, सेल हो गई। अब बारी आती है विद्युत मोटर और जनरेटर। दोनों के बारे में आप रोज इनसे काम लेते हैं, इनसे आप कहीं ना कहीं रोज काम लेते हैं। भाई जानते होंगे जो लाइन वाला बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ट्रांसफार्मर वो तो मान लीजिए अलग है। शादी ब्याह में आप लोग जाएंगे तो जनरेटर स्टार्ट होता है कि नहीं। शादी ब्याह में जब लाइट तो जहां व्यवस्था नहीं रहती वहां जनरेटर चलता है। अब ये बताइए जनरेटर एसी पर चलेगा कि डीसी पर चलेगा, वो तो डायरेक्ट होता है। अब इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। मोटर को भी आप लोग जानते हैं कैसे, देखिए बताते हैं, याद दिलाते हैं आपको। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में पंखी चलती रहती है, या तो अगर एजो से न याद हो तो नॉर्मल तरीके से आटा पीसने वाली मशीन, जो आटा चक्की पर जाते हैं हम लोग, विद्युत से जुड़ी रहती है। विद्युत से जो आटा वाटा पीसती है मशीन, चावल वावल धान पीसती है। पहले तो डीजल पेट्रोल से इंजन के माध्यम से चलती थी वो मोटरिया, अब वो जो मोटर है ना विद्युत के माध्यम से चलती है। समझ रहे हैं मेरी बात को। ये जो है विद्युत पंखा, मोटर ऐसे ऐसे घूमती रहती है। आपको बस टाइम देना है, टाइम देकर के पढ़िए, चीजें एकदम क्लियर रहेंगी। मोटर चक्कर लगाती है, पंखे में मोटर लगी रहती है, आपको अच्छे से पता है। फिर आप आटा पीसने वाली मशीन जो रहती है, जो कि विद्युत से चलती है। यही सब जो एग्जाम्पल है ना, यही मेन पेपर से रिलेटेड है। वॉशिंग मशीन में मिक्स मतलब घूम घाम के कपड़ा एकदम धुल धाल के साफ कर देती है। फिर आपका जो है कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बैक साइडवा में देखेंगे ना छोटी सी पंखी लगी रहती है, ध्यान से देखिएगा। वो जो कंप्यूटर जब गर्म होता है, चाहे आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर का जो यूपीएस होता है, यूपीएस जो बड़ा वाला बना रहता है, जो बक्सा रहता है यूपीएस का, उसके पीछवा देखेंगे ना पंखी लगी रहती है, वो पंखियां चलती रहती है और हवा खींचती रहती है। तो वही जो आपकी मोटर है जो घूमती है, आटा चक्की वाली मशीन है, वह बार बार घूमती है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो देखिए है क्या, दोनों में अंतर क्या है। मोटर में तो आप जान गए, अच्छे से जान गए। क्या जाने, बताइए क्या जाने। मोटरिया में जब रहता है ना कि जब बिजली उजली देते हैं तब जाके उसमें पहुंचती है बिजली, तो वो गति करने लगती है। क्या करने लगती है, गति करने लगती है। यांत्रिक ऊर्जा दो ही प्रकार की होती है। कौन कौन, एक कहेंगे आप काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी जो है स्थितिज ऊर्जा। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज और दूसरा स्थितिज। ये बात तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जो बताइए आप खुद से सोचिए, जो आटा चक्की वाली मशीनियां रहती है, जब उसको हम लोग लाइन देते हैं, या जो ये अंखा पंखा है, पंखवा को जब हम लोग लाइन देते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, बस समझना है। जब पंखा को हम लोग लाइन देते हैं तो जैसे विद्युत देते हैं वैसे वो गति करने लगता है। अब गतिज ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। इसका मतलब यह है कि जो विद्युत मोटर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कौन, विद्युत मोटर। तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, चालू कोई जनरेटर जो भी है, मतलब कि जैसे आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह में पहले एक तो हैंडल रहता है, मार धक 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 मारते हैं जनरेटर को, उसको गति देते हैं। पहले उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा गति देते हैं, दाहिने हाथ से मार धक 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 मारेगा, खूंटी गिराएगा, जनरेटर स्टार्ट, तो वो तुरंत सब लाइट जल जाती है, विद्युत में बदल जाता है। तो वही चीज है, ये जो विद्युत मोटर थोड़ा विद्युत को यांत्रिक में बदल रहा था, और जो जनरेटरवा है सदिया ब्याह में जिसका उपयोग करते हैं, इस जनरेटरवा को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यांत्रिक को गति विद्युत में चेंज कर देता है।
अच्छा बताइए, याद करना आसान है कि नहीं? अभी आप सेल पढ़े, बैटरी पढ़े, उसके बाद मोटर पढ़े, जनरेटर पढ़े, आसान है कि नहीं है? एक चीज और है यहाँ पर देखिएगा। पहला चीज तो आपका हो गया कि जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पेपर में प्रश्न आ गया कि बताइए कौन फ्लेमिंग के दाहिने हाथ पर आधारित है और कौन है जो बाएं नियम पर आधारित है। बाई चांस मान लीजिए पेपर में आ गया कि कौन सा आता भी है, आप लोग पेपर दिए हैं, आता भी है। फ्लेमिंग का नियम दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, अंगूठे पंगूठे का नियम जानते हैं कि नहीं जानते? आप इसको रटिए मत, ऐसे ही सोचिए। पंखा है, ई का है पंखा है, तो पंखवा जो मोटरिया है उसको पंखवा को स्टार्ट करना है तो बल लगाने की जरूरत है? कोनो जरूरत नहीं। बाएं हथवा से अंगुलियां सट्टी पर देंगे ना तब वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मोटर वाला पंखा है, मोटर किस में लगी है? पंखा में। मोटर किस में लगी है? वॉशिंग मशीन में। अब मोटर किस में लगी है? कंप्यूटर में। इन सबको स्टार्ट करने के लिए बाएं हथवा से टिप देंगे धीरे से ना तब वो स्टार्ट हो जाएगा। और जबकि जो जनरेटरवा है, ये जो आपका जनरेटर है, इसको दाहिने हाथ से जब एकदम चपचपा के जब मारेंगे बल लगा के ना तब जाके स्टार्ट होगा, है कि नहीं? तो कौन दाहिने नियम पर आधारित है, कौन बाएं नियम पर आधारित है? बताइए, आप बताइए तो कौन दाहिने नियम पर आधारित हुआ, कौन बाएं पर? आप कहेंगे जवन अंखा पंखा बहुत आसानी से स्टार्ट हो जा रहा था, विद्युत मोटरिया जो है वो मोटर आए बाएं के, बाएं हाथ का खेल है भाई। हम लोग कहते हैं पटक देते हो तो तू तो बाएं हाथ से खेलोगे, कहते हैं ना वो हमारा बाएं हाथ से चित हो जाए, कोनो जरूरत है बल लगाओगा, बोलते हैं कि नहीं? तो जो चीज का बल लगाने का ओटर मोटर का जरूरत है, बाएं हाथ से दाब दिया टिप जल गया। जो दाहिने वाला है जनरेटर, दम है। अगर आप दाहिने हाथ वाले इंसान है, दाहिने हाथ से बालिंग करते हैं, दाहिने हाथ से चिक्का फेंकते हैं, पत्थर पत्थर मारते हैं, तो आप बाएं हाथ से जनरेटर स्टार्ट कर लेंगे। दाहिने हाथ का बल्लेबाज बाएं हाथ से बल्लेबाजी तक नहीं कर पाता। और यहाँ तो एकदम भरपूर शादी वाला बिया का जनरेटर जो है चपचपा के बल लगा के स्टार्ट करना होता है, तब हम किससे करते हैं? दाहिने हाथ से करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जनरेटर दाहिने पर आधारित है और मोटर बाएं पर आधारित है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। और आप ये जान गए कि दोनों में अंतर क्या है, विद्युत को यांत्रिक में, यांत्रिक को विद्युत में कौन चेंज कर रहा है। हाई बचे हैं उन्हीं के जैसा ही एक है ट्रांसफार्मर महोदय। जैसे ओटर मोटर जनरेटर का काम है वैसे ही ट्रांसफार्मर महोदय का भी काम है। हर गांव के चट्टी चौराहे पर या हर शहर में चौराहे पर कहीं कहीं देखेंगे आप तो बड़ा सा ट्रांसफार्मर बिजली का लगा रहता है, बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो उस कॉलोनी में, मोहल्ले में, गांव में विद्युत की क्या करता है? सप्लाई भेजता है। जब वो ट्रांसफार्मर फ्यूज हो जाता है ना तब कहते हैं लाइन या गई काम से, है कि नहीं? वोल्टेज, कभी कभी हमको यार वोल्टेज बहुत ज्यादा बड़ा है, आज बल्ब बुता दीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, कहते कि नहीं? क्या कहते हैं कि वोल्टेज आज बहुत ज्यादा है। क्या है? वोल्टेज बहुत ज्यादा है। तो वोल्टेज का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। आपको समझना है, आरा धारा और प्रतिरोध प्रतिरोध कुछ का नहीं करता है, किसका करता है? वोल्टेज का। गांव में, मोहल्ले में, चट्टी चौराहे, हर जगह बिजली की सप्लाई ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर की वजह से कभी कभी वोल्टेज डाउन हो जाता तो देखेंगे कि घर में टीवी नहीं चलेगी, बल्ब सिर्फ जलेगा। हम लोग कहते हैं ना यार आज वोल्टेज बहुत कम आ रहा, आज वोल्टेज बड़ा डाउन है, पंखे ना चला तो धीरे धीरे डिग्गा मारा था, कहते हैं कि नहीं? तो वही चीज है वोल्टेज, मतलब कि ट्रांसफार्मर जो है वो किसको मैनेज करता है? वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक हाई वोल्टेज को लो में बदलता है। घर में जो घरों में लाइन रहती है 440 की, 420 की, 400 के आसपास की रहती है, समझ रहे हैं? जबकि जो बाहर की रहती है वो हाई वोल्टेज होता है। तो वही चीज है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को दो तरीके से स्थानांतरित करता है, भेजने का काम करता है। एक ऊंचाई जो है स्टेप अप है, एक अपचाई है जो स्टेप डाउन है। हाई वोल्टेज को लो कर देगा और एक जो है लो वोल्टेज को हाई करने का काम करता है। ये काम कौन कर रहा है? आपका ट्रांसफार्मर कर रहा है। इसको हिंदी में जो है ना परिणाम मित्र बोलते हैं। कभी कभी हो सकता है बाई चांस एग्जाम टाइम में हम लोग हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं, लिख दिया परिणाम मित्र, आपका इंग्लिश वाले पर ध्यान नहीं दिए, परिणाम मित्र आप सुने नहीं है। लगभग सब जानते रहते हैं, जो भी पढ़े इंटरमीडिएट सब जानते हैं। हो सकता है वर्कशॉप वाले मिस्टेक कर जाएं, जो हाई स्कूल पे वैकेंसी आई है सब लोग भरे होंगे, बढ़िया लेवल वाले भी होंगे। ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज को अप डाउन करता है। इस हिसाब से ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का हो गया? आप कहेंगे दो प्रकार का।
कौन कौन सा है? ये आपका स्टेप अप है, इसको हम कहते हैं ऊंचाई, मतलब कि वोल्टेज को बढ़ाना। अगर मान लीजिए 240 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो उसको बढ़ा करके आगे मान लीजिए 240 प्लस ही भेजेगा। आगे वह कितना, अब ये ट्रांसफार्मर आपका लगा हुआ है, मान लीजिए यह है आपका ट्रांसफार्मर लगा है, उससे सप्लाई आ रही थी 240 का, अब ये क्या किया, वोल्टेज बढ़ा करके 240 से अधिक भेज दिया। एक बात हमको बताइएगा, आप अपने दिमाग से सोचिएगा, वोल्टेज अधिक कब बढ़ेगा? वोल्टेज अधिक कब बढ़ेगा? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं हम, इस बात को समझिएगा, बहुत बड़ी बात हम कर रहे हैं। वोल्टेज कब बढ़ेगा? जब फेरों की संख्या, कुंडली में देखे होंगे अंखा पंखा में तार मार लिपटा रहता है, पंखा उंखा में देखेंगे तो बहुत ज्यादा तार लिपटा रहता है। ट्रांसफार्मर में किस चीज का तार होता है? आप कहेंगे कापर का, समझ रहे हैं? तो आप लोग देखे होंगे कि जो तार कुंडली टाइप का बना रहता है उसको हम लोग कहते हैं कुंडली, भाषा में क्या कहते हैं, कुंडली। बताइए लो वोल्टेज की तरफ कुंडली की संख्या ज्यादा रहेगी कि हाई वोल्टेज की तरफ कुंडली की संख्या ज्यादा रहेगी? सोचिएगा, एक तरफ जो वोल्टेज है बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है, और दूसरे तरफ वोल्टेज बहुत हाई है। हाई वोल्टेज को कम तारों वाली कुंडली संभालेगी कि हाई वोल्टेज को अधिक तारों वाली कुंडली संभालेगी? आप कहेंगे जितने अधिक तार लिपटे रहेंगे, कुंडली में जितने अधिक फेरों की संख्या रहेगी, वोल्टेज को वह उतने बर्दाश्त कर पाएगी। बात सही है कि नहीं सही है? कुंडली में जितने अधिक फेरे ट्रांसफार्मर के, वही उतने अधिक वोल्टेज को सह पाएगी। तनके मनिक फेरे हैं, वोल्टेज हाई अगर मारेगा उड़ जाएगा तुरंत। फेरों की संख्या अगर बहुत कम है, अब वोल्टेज हाई हो गया तो कुंडलियां नष्ट हो जाएगी। ये फार्मूला जनरली क्या है ना, ये फार्मूला लगभग जल्दी लोग भूल जाते हैं। इस फार्मूले को हो सकता है एक नंबर का प्रश्न आ जाए, या पेपर में प्रश्न बाई चांस आ गया, NS बटा के NP बराबर VS बटा के VP कर दिया, इसी को चार तरीके से तोड़ ताड़ के चार खंडों में बना दिया। हम आपसे बार बार कहते हैं, देखिए पेपर में जो हम क्लास लेते हैं, हम हमेशा आपको फोकस कराते हैं कि देखिए यहां पर ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अब यदि उस चीज को आप समझने से इनकार कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो आपकी गलती है। बहुत बार हर क्लास में हम हिंदी हो, यूपी जीके हो, संविधान हो, इतिहास हो या ये हो, हर जगह बोलते हैं कि देखिए ये चीजें हैं। जितना जैसे सेकेंडरी में वोल्टेज है और सेकेंडरी में फेरों की संख्या दोनों ऊपर ऊपर है, इसका मतलब आप समझे, हम लोग कहते हैं ना समानुपाती, NS समानुपाती VS, मतलब समझे आप, सेकेंडरी का वोल्टेज जितना अधिक होगा सेकेंडरी में फेरों की संख्या भी उतना ही अधिक होगी। इसका मेन मकसद ये है कि सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक है, इसका मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज अधिक है, तो ये दोनों ऊपर ऊपर हो गए। अब देखिए प्राइमरी में जितना फेरों की संख्या रहेगी, प्राइमरी में उतने वोल्टेज भी रहेंगे। अगर प्राइमरी का फेरों की संख्या नीचे है, कम है, तो वोल्टेज के भी संख्या जो होगी वोल्टेज भी कम होगा। और आप जानते हैं कि V बराबर होता है IR, V बराबर क्या होता है, IR, मगर जितना अधिक वोल्टेज होगा धारा उतना कम जाएगी, अधिक जाएगी। ये ट्रांसफार्मर में बदल जाती हैं चीजें। आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा डाउन होती है, धारा बढ़ाएंगे वोल्टेज डाउन होगा। तो यहीं पर है आपका जो है ये IP, मतलब ये जो सेकेंडरी का वोल्टेज अधिक है तो सेकेंडरी की धारा कम है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ट्रांसफार्मर में ये चीज चलता है और जनरली लोग इस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। जब आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तब धारा डाउन हो जाएगी, और जब आप धारा को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज डाउन हो जाएगा। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है, जो कि वोल्टेज को बढ़ाकर भेजेगा, घटाकर भेजेगा। अब ये ऊंचाई वाला जो है कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदल दे रहा है, तो इसके प्राथमिक फेरों की संख्या कम होगी, प्राथमिक फेरों की संख्या कम होगी, क्योंकि पहलका वाला वोल्टेज कम है। अधिक वोल्टेज में बदल देता है, बाद में अधिक वोल्टेज कर दिया तो द्वितीयक फेरों की संख्या अधिक हो जाती है, मतलब प्राथमिक फेरों की संख्या द्वितीयक से कम होती है, यानी कि द्वितीयक वाले की अधिक हो गई।
क्योंकि द्वितीयक में वोल्टेज क्या है, बढ़ गया है। समझे आप। ये अपचाई है, स्टेप डाउन, तो यह अधिक वोल्टेज को कम कर देगा। इस पर ज्यादा बल न दिया जाए, आप इसको बखूबी समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा जो है, जो धारा बहती है, करंट जैसे इन्वर्टर वो झटका मारता है, जनरेटर वो झटका मारता है, और लाइन का तरवा जो है वो झटका मारता है। मगर बात आती है कौन झटका मारेगा तो ज्यादा मरने का चांस है, कौन मारेगा तो बचने का चांस है। जो विद्युत तारों में बिजली चलती है, खुले तार में जो बिजली दौड़ाई जाती है, सरकार द्वारा जो भेजी जाती है, जो हमारे घर में बिजली आ रही है, विद्युत बिजली जो पावर हाउस से चलकर हमारे घर में आ रही है, वो कौन सी करंट होती है, अल्टरनेटिव करंट, एसी होती है। एसी में जानते हैं धारा कैसे चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे चलती है। तो जब घर वाली जो बिजली है आई है, वो पकड़ती है ना, उसके छोड़ने का चांस ज्यादा रहता है। वो जो बिजली आती है घर में, समांतर क्रम में जो घरों में बिजली चलती है, तो वो जब आती है ना, तो वो कभी अप होगी कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, वो घटती बढ़ती रहती है, अल्टरनेट चलती रहती है। वो आपको पकड़ेगी तो एक धक्का छोड़ देगी, उसमें छोड़ने का चांस ज्यादा रहता है। अगर आप सही से उस पुरते हैं तो झटक पटक के हट जाएंगे, क्योंकि वो डाउन होती रहती है। और ये जो जनरेटर वाला या ट्रांसफार्मर या आपका हो गया इन्वर्टर वाला जो डायरेक्ट है, डीसी, ये डीसी है जो डायरेक्ट करंट है, ये तगड़ा झटका मारती है, इसके छोड़ने का चांस भी कम रहता है। उपयोग देखिए वेल्डिंग करने में, वेल्डिंग जो घर पे मतलब देखेंगे आप लोग दुकानों पे वेल्डिंग करते हैं, उनको आप जानते होंगे, वेल्डिंग वालों का देखे होंगे, उनका वोल्टेज बहुत हाई करते हैं तब जाकर के मतलब चलता है, और ये पकड़ लेगा जल्दी छोड़ेगा नहीं। और बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्ज करने वाला कोई कनेक्शन दिया गया है, तो बैटरी चार्जिंग वाला जो चार्ज कर रहा है वो आपको दिक्कत करेगा। फिर इलेक्ट्रोफ्लेटिंग जो है, ये हो गया। आपको मेन एग्जाम्पल याद होना चाहिए, डीसी के एग्जाम्पल आप कहीं से भी आप देखेंगे ना, तो डीसी के एग्जाम्पल आपको एसी से मतलब लगेगा नहीं कि ये एसी की बात कर रही है। क्यों? क्योंकि देखिए घरेलू में किसका है, एसी का है। अब बताइए ये जो वेल्डिंग फेल्डिंग वाला जो है ये अलग चीज हो गया। अब घरों में जो बिजली आ रही है, जो लाइन वाली तार चल करके आ रहा है, वो अलग हो गया। कंपनियों में जाता है, जो सरकार बिजली भेजती है वह उद्योग वाले क्षेत्र कंपनियों में लगता है। बड़ा बड़ा किसी के पास इतना क्षमता नहीं कि अपना इन्वर्टर मशीन से जनरेटर से बिजली उतना पैदा कर ले। अब घर वालों के पास भी इतनी क्षमता नहीं रहती कि 20 तो पंखा अपने बल पर सोलर पैनल से चला ले। समझ रहे मेरी बात को? तो ये विद्युत जो है अल्टरनेट होती है, जो कि घर में, उद्योग में उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करने वाले उपकरण, उष्मा या ऊर्जा, समझ रहे हैं, चाहे बल्ब हो या हीटर, तमाम चीजें हैं जो कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाले उपकरण विद्युत से चल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इनके एग्जाम्पल एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं, इनको आप लिख करके याद कर लीजिएगा। आज ये विद्युत का चैप्टर खत्म हो गया। और जो प्रश्न अगर बचे रहेंगे, इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर है, उष्मा गतिकी है और एक चैप्टर कोई और है। वो जैसे ही खत्म होगा फिर हम प्रैक्टिस कराना शुरू कर देंगे। फरवरी महीने में आपका जो है ना साइंस, ये खत्म भी लगभग हो गया, ऐसा मान लीजिए कि एक हफ्ता में पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, और फरवरी में ही प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो जाएगा। इसी में प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो जाएगा। आप कभी काल को इसके बैक साइड से वीडियो सब देख करके ताजा किए रहिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए। अब आपकी फिजिक्स खत्म है, 15-20 नंबर का जो झंझट है ना, वो लगभग हम खत्म कर दिए। 2-4 दिन में 25 तारीख तक 26 तारीख तक साइंस खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, और हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट करने से पहले एक बार आप सब कुछ वीडियो से जैसे भी रिवाइज कर लीजिए, तब जाकर के आपको प्रैक्टिस सेट लगाना ना बेहद आसान हो जाएगा। चीजें आपको ताजा रहेंगी। आप पढ़ते आ रहे हैं तो पुरानी चीजें भूलते भी आ रहे हैं, आप उनको ताजा कर लीजिए। फिर अब हम प्रैक्टिस से अब आपको पता चल गया ना कि 1 मार्च से पहले ही प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो आप एक हफ्ता में, आपके पास 1 हफ्ता का समय है, पूरे डाटा को आप रिवाइज कर लीजिए। मेन बुद्धिमानी यहां होती है, पूरे डाटा को वीडियो से आप देख करके नोट से रिवाइज कर लीजिए, ताकि अब आगे हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है ना? आप लोग मन से पढ़ते रहिए।